साहब से मुझे इस मामले पर एक मुख्तसर सा कमेंट लेने थे क्योंकि इसके बाद मुझे क्विकली ब्रेक की तरफ बढ़ना है। सकलेन साहब, आप ये बताइएगा कि जो तहफ़्फ़ुज़ात हमारे स्ट्रेटेजिक मामलात से रिलेटेबल हैं अमेरिका को, और हम इसकी यकीन दहानी भी उन्हें करवा चुके हैं कि हमारे जो मामलात हैं वो भारत की तरफ तो हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम अपने मिसाइल प्रोग्राम को मजबूत से मजबूत तक करना चाह रहे हैं, लेकिन ये इसका ताल्लुक किसी और से नहीं है। ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में पाकिस्तान कामयाब हो सकता है या हो जाएगा? देखिए, पाकिस्तान को किसी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी बुनियादी चीज़ ये है कि पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल पोजीशन है, ये वहीं पे है जहाँ पे 20 साल पहले थी, 40 साल पहले थी या 100 साल पहले थी। तो आपने और जियोग्राफिकल रहेगी भी। पोजीशन, आपने को मकान डीएचए से बेच के गुलबर्ग में नहीं खरीद लिया, ना आपने पुराने नाकली से खरीद के आपने कृष्णनगर में ले लिया है कि आप कहेंगे अब हमारा घर बदल गया है तो हमारी कुछ और पॉलिसीज होंगी। आपकी जियोग्राफिकल पोजीशन वहीं पे है। ठीक। पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी अहम जो बात है कि ये मोर देन और क्लोज टू 3 बिलियन यानी 3 अरब लोगों की एक मार्केट बनता है ये इलाका। वो अलग बात है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने इस अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की कभी एहसास नहीं किया, कभी उन्होंने समझा ही नहीं है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़े ऐसे जंक्शन पे बैठा हुआ है ज्योग्राफी के, कि जहाँ पे वो चाइना, सेंट्रल एशिया और फिर रूस भी, मिडिल ईस्ट भी और इंडिया भी, ये सब मिला के अगर पॉपुलेशन है तो सिर्फ 2 ही मुल्कों की जो वो 3 अरब बनती, चाइना और इंडिया की, और सेंट्रल एशिया, रशिया वगैरह को भी मिला लें आप तो ये क्योंकि इन सब की ट्रेड जो है वो एशिया, यूरेशिया, साउथ एशिया, फार ईस्ट एशिया तक जा सकती है। तो ये इम्कानात मैं बता रहा हूँ। तो अब आप खुद समझदार हैं कि अगर आप किसी लाहौर के किसी भी शहर में या इस्लामाबाद के किसी भी ऐसी जगह पर बैठे हुए हों जहाँ पे 4 सड़कें या 5 सड़कें या 6 सड़कें आके मिलती हैं, तो उस जगह की कितनी अहमियत हो जाती है। ठीक है, मतलब तो हमारे स्ट्रेटेजिक वैल्यू वहीं की वहीं पर मौजूद है, और हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर जो इंटरेस्ट हैं वो बिल्कुल ही खत्म हो गए मैं हैं। सिर्फ कंक्लूड कर लूं अपनी बात, सिर्फ क्विकली कंक्लूड प्लीज। कर लूं कि वो कंक्लूड ये कर रहा है कि पाकिस्तान का मसला ये नहीं कि वो किसी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करता है या नहीं करता है। ठीक है। कोई किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पाकिस्तान किसी के लिए खतरनाक मुल्क नहीं है। ठीक। पाकिस्तान असल में ये समझते हैं कि जब वो इतनी बड़ी एक मार्केट मीटिंग प्लेस पे बैठा हुआ है, तो क्यों नहीं वो ट्रेड रूट सबके लिए ओपन कर रहा। ठीक है सर, क्या फोर्सी कर रहे हैं आप? क्या इंटरनेशनल ऑर्डर्स होंगे? वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप के आज अपने ओहदे का हल्फ उठाने के बाद क्या फोर्सी किया आपने सिचुएशन को? आपने सारे सवालात किए, अगर मैं इसका जवाब देना शुरू किया तो आपका पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। सर, आज लेकिन हमने पहली बार ज्वाइन किया, आप खुलकर बोलिए। नहीं, मैं मुख्तसर सी बात करता हूँ। देखिए, एक तो ये कि बहुत बड़ी ये चेंज है डोनाल्ड ट्रंप का कई लिहाज से, यानी सेकंड टाइम प्रेसिडेंट मुंतखब होना। एक तो ये कि ये दूसरे सदर हैं जो एक वक्फे के बाद दोबारा इलेक्ट हुए अमेरिकन हिस्ट्री में। फिर ये कि जिस तरह इन पर केसेस चल रहे थे और जिस तरह की कैंपेन डेमोक्रेट्स वालों की तरफ से चल रही थी, उसमें इनका दोबारा इलेक्ट हो जाना। और फिर ये कि बहुत अरसे बाद एक ही पार्टी की कांग्रेस में भी अक्सरियत है और प्रेसिडेंट भी उनका है, बल्कि इसको लैंडस्लाइड विक्ट्री अब अमेरिकन हिस्ट्री में कहा जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी एक इस लिहाज से है। दूसरी ये है कि इनकी कामयाबी जो है वो अमेरिका की जो स्टैब्लिशमेंट है, अब स्टैब्लिशमेंट हर मुल्क में होती है, जो उनके आप कह रहे कार्डिनल पॉलिसी इंटरेस्ट या उस कंट्री के जो बड़े कार्डिनल प्रिंसिपल्स जो होते हैं उनको हमेशा वॉच करती है और तमाम पार्टीज होती हैं उस पर मुत्तफिक होती हैं। सही। डोनाल्ड ट्रंप ने वो तमाम जो एस्टेब्लिशमेंट के प्रिंसिपल्स थे उनको तोड़ा है। उनके ख्वाहिशात के बरक्स जाके उन्होंने कामयाबी समेटी। हाँ, उन्होंने काफी यानी टकराव किया है एस्टेब्लिशमेंट से। एस्टेब्लिशमेंट की पूरी कोशिश थी कि उनको जीते ना दिया जाए और वो जीत कर आए हैं। फिर उसके बाद ये है कि अमेरिका में अभी हम कोई बड़ा इनकलाब तो नहीं देख सकते, लेकिन एक जो बड़ी तब्दीली हमें एक नजर आई है अभी, जो फौरी तौर पे जो नजर आई है, जो हो चुकी हुई है, कि इस्राएली वजीर आजम जो थे नेतन्याहू, वो जंग बंदी के लिए तैयार नहीं थे और उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये था कि वो हमास को मुकम्मल तौर पे तबाह कर दें और गजा स्ट्रिप को, यानी गजा की जो पट्टी है उसको फलस्तीनियों से पाक कर दे, यानी उनको निकाल दे, उनको डिस्प्लेस कर दे वहां पे। लेकिन ये सब चीजें वो नहीं कर पाए।
और बिल आखिर उन्हें फिर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव की वजह से इस सीज फायर का पे दस्तखत करने पड़े। अगरचे ये सीज फायर का मंसूबा जो है मई से चल रहा था, बल्कि उससे भी पहले से चल रहा था, लेकिन मई में बाकायदा रिटन फॉर्म में आ गया था और उस वक्त हमास भी राजी थी और जो बाइडेन भी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी तैयार थी इस पर दबाव डाली थी, लेकिन नेतन्याहू ने इनकार कर दिया था और फिर ये चीज उस तरह ताखीर का शिकार हो गई। और उसके बाद से अब जो इसराइल की कुल पॉलिसी थी वो ये थी कि ज्यादा से ज्यादा तबाही फेरे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का कत्ल करे ताकि लोग खुद ब खुद वहां से माइग्रेट करना शुरू हो जाए। वो जगह जो है गजा की पट्टी वो रहने के काबिल ही न रहे। तो अब ये आप समझिए कि इसराइल जितना पावरफुल मुल्क है अमेरिका के लिए, इसराइली लॉबी के हम नाम सुनते रहते हैं, मीडिया पे कंट्रोल या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे कंट्रोल, उस उनकी पूरी पॉलिटिक्स पे, और जिस तरह यूएस कांग्रेस जो है आप यूं समझिए कि बाई पार्टीजन और एक इत्तेफाक राय के साथ जिस तरह इसराइल की मदद और हिमायत करती है, उसको सामने रखते हुए अगर देखा जाए तो इस मतलब डोनाल्ड ट्रंप रहेंगे, चाहे इसराइल के हवाले से कुछ अहम फैसले हों या फिर हम लोग यूरोपियन बेल्ट के हवाले से बात करें या फिर इसके अलावा भी हम लोग अगर मिडिल ईस्ट और एशियन बेल्ट की तरफ भी जाएं। लेकिन मेरा एक सवाल ये भी ले लीजिएगा साथ ही कि ये जो हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में चीन के साथ जो ताल्लुकात होंगे अमेरिका के, सर वो कितने प्रिडिक्टेबल होंगे, क्योंकि ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हजबरदारी से ठीक 3 रोज पहले वो फोन करके जो है वो दावत देंगे, और मतलब ये एक बड़ा ही एक अहम चेंज है ये। देखिए, जो चीन और अमेरिका के जो ताल्लुकात का मसला है, इसको हम आमतौर पे एक रिवायती बाइनरी फॉर्म में देखते हैं कि इन दोनों की या लड़ाई होगी या कोऑपरेशन होगी। ठीक। एक अगर चीज आप समझे कि जो चीन में जितनी भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है सन 80 की दहाई के बाद से अब तक, वो अमेरिकी सरमायाकारी से हुई है। और उसके नतीजे में चीन में एक डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ जिसमें चीन की अपने सलाहियतें भी बाहर आई, उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी, उन पर जो उनकी एक्सपोर्ट्स पर जो पाबंदियां थी वो कम हुई, लिहाजा उनकी जो ग्रोथ रेट है वो मल्टीप्लाई हुई, 7, 8, 11% तक भी बात गई, और इसी वक्त भी इस दुनिया में जो रिसेशन है उसके बावजूद तो 7% उनकी ग्रोथ रेट के करीब है, मतलब 6 भी बता रहे हैं लोग, लेकिन ये बहुत बड़ी ग्रोथ रेट है। इतनी दुनिया में किसी और मुल्क की, इंडिया की है, लेकिन इंडिया की ग्रोथ रेट इंडिया के अपने पर्सपेक्टिव में देखें तो अच्छी है, लेकिन चाइना के मुकाबले में नहीं है, क्योंकि चाइना में जो पर कैपिटा पैरिटी जो प्राइसेस हैं, यानी हर आदमी की जो असल क़ुव्वत खरीद है, वो इस वक्त सबसे बेहतर है पूरे रीजन में, साउथ कोरिया से भी ज्यादा अच्छी है। तो इसलिए चाइना तो बहुत ग्रो कर रहा है। तो जब चाइना में जितनी इन्वेस्टमेंट शुरू में हुई वो अमेरिका की ही इन्वेस्टमेंट थी, और अमेरिका ही की बहुत सारी टेक्नोलॉजी वहां पे शुरू में ट्रांसफर हुई, बाकी चाइनीज ने अपनी उस जो ट्रांसफर हुई टेक्नोलॉजी उसमें खुद भी रिसर्च की है। तो मतलब आप भी कह रहे हैं कि हम इसको कोई बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट नहीं समझ सकते? नहीं, पॉलिसी शिफ्ट आएगा, पॉलिसी शिफ्ट आएगा, लेकिन ये इसमें इम्कानात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो को ये बात अब महसूस होती है और जानते हैं कि सारे लोग जानते हैं कि आजकल की जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है।